माध्यिका और माध्य, इन तीनों के संबंध के बारे में पढ़ा था। तो बताया था क्वेश्चंस हमारे पास अभी बचे रह गए। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जो अन्य एग्जामों में भी क्वेश्चन आए जाते हैं, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। और जैसा कि आप सब कमेंट्स करते हैं, आप क्वेश्चन नहीं रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। जैसे कोई आया चित्र वाला, किसी को समझ में नहीं आया, या फिर 3 से 7 को हाथ क्यों देना है समझ में नहीं आया, वो मैं सारा देख लिए, मैं आज आपको समझा दूंगा। और जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में भी समझाएं, तो जैसा कि हम नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हुए आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है 3D, उसकी एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे। घन घना बेलन शंकु गोला, इनके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ की क्लासें आप रेगुलर लेते रहेंगे तो आपको 3D एकदम इजीली समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी से चित्रों के साथ में आपको यहीं पूरा कवर करवाया जाएगा। A to Z आपको जो भी टॉपिक से लेकर के क्वेश्चन और उसके फॉर्मूले, नोट्स, बेसिक चीजें, एक एक करके सारी चीज कवर करवाई जाएगी। कीजिए, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जहाँ पे हम पहले हम पढ़ रहे थे। हमने एक संबंध देखा था माध्य, मात्रिका और बहुलक। संबंध बहुलक बराबर माध्यिका माइनस इंटू माध्य, यानी कि 3 × माध्यिका -2 × माध्य, ये एक संबंध होता है बहुलक। बहुलक, माध्यिका और माध्य में ये संबंध आपको याद कर, ये संबंध डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और इस संबंध को थोड़ा सा बदल करके, फेर बदल करके, और इस संबंध को अलग अलग पूछा जा सकता है। तो हम आज उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस था जो हमने कल देखा था, किसी बंटन में माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 12, 14 है, तो उसका माध्य क्या होगा। वही उसी फॉर्मूले में बहुलक और माध्यिका का मान दिया हुआ है, तो माध्य का मान पूछा है। माध्यिका 12 और बहुलक 14 है, माध्यिका 12 और बहुलक 14 है, तो इसको -2 × माध्य, जैसा कि हमने देखा था 12 पे बराबर -2 × माध्य। इसको जब आगे, तो 2 × माध्य उधर चला जाएगा और 14 इधर आ जाएगा, तो 2 माध्य बराबर 36 माइनस, और इस तरीके से आपने इसको कल भी देख लिया क्वेश्चन को, तो आप इसको घटा के आखिर में माध्य निकालने के लिए और 2 का भाग देकर के माध्य आ जाएगा हमारे पास सीधा 11। तो में हमने सीधे सीधे उठा करके माध्यिका और माध्य का मान रखा, और हमारे पास माध्यिका और बहुलक का मान रखा, हमारे पास माध्य का मान आ गया। तो इसी तरीके से हम आगे इसी तरीके की और क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन से एक आंकड़े का बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। ये बोल रहा है यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्य का अंतर 24 है, मैं पता है बराबर 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका -2 × माध्य, 3 × मीडियन -2 × मीन। तो इसका बहुलक और माध्यिका का अंतर हमें दिया हुआ है 24। तो सबसे पहले तो हमें बहुलक माध्यिका का अंतर इस तरीके से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब ये हुआ है हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, ये आप यहाँ पे 3 × माध्यिका है, यानी कि माध्यिका यहाँ पे 3 बार है, तो 3 बार माध्यिका है, उसमें से एक माध्यिका को आप इधर ले जाओ, 2 को यहीं रहने दो। 3 बार यहाँ पे माध्यिका है और 2 बार यहाँ पे माध्य है। 3 × माध्यिका का मतलब ये है कि माध्यिका 3 बार, माध्य यहाँ 2 बार है, और बहुलक यहाँ पे 1 बार है। जहाँ 3 बार माध्यिका है, और माध्यिका में से 1 बार माध्यिका को आप इधर ले जाओ। कैसे,
तो आपके पास हो जाएगा बहुलक, इसमें से एक बार माध्यिका को आप इधर ले जाओगे, आपके पास क्या बचेगा, सर आपके पास बचेगा 2 माध्यिका। अब यहाँ पे 2 ही बची क्योंकि एक उधर चली गई, तो 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने दे रखा है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर हमारे पास चॉइस है, यानी कि बहुलक और माध्यिका का अंतर माइनस बहुलक में से जब माध्यिका घटा देंगे तो हमारे पास क्या है, चॉइस। तो ये हमारे पास दिया हुआ है इस पूरे का मान, इस पूरे का मान दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से चेंज किया। मैंने कहा था ये फॉर्मूला चेंज करना आपके काम आएगा। कई बार आपके पास इसी तरीके से सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा संबंध सही है, और इस तरीके के 2 या 3 बार क्वेश्चन आए हुए भी हैं। या तो माध्यिका को इधर लेके जाना होगा या माध्य को इधर लेके जाना होगा, एक ना एक को इधर से उधर करके आपके पास सीधे सीधे संबंध पूछता है, और उस क्वेश्चन को बस जटिल दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना देता है। 4 ऑप्शन होंगे इसी तरीके से, बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य, इस तरीके के 4 ऑप्शन होते हैं। केवल ये फॉर्मूले में आपस में चेंज करके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप आगे देखिएगा इस फॉर्मूले को अच्छे से किस किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ तो मेरे पास सीधा मान दिया हुआ है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है, 24। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर हमारे पास 24 है। और यहाँ पे हमारे पास अब क्या पूछा है कि माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। तो हमारे पास ये 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बचा है, तो 2 इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। ये 2 बाहर निकाला, ये लगाया ब्रैकेट, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा माध्यिका 1, और यहाँ से भी 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का माध्य। तो यहाँ पे दे रहा है माध्यिका और माध्य का अंतर क्या है, और हमें यही चाहिए, माध्यिका और माध्य का अंतर ही चाहिए, माध्यिका और माध्य का अंतर चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा कब, जब यहाँ 2 को इधर भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 24 में इधर 2 का भाग चला जाएगा, 24 नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ये ब्रैकेट गुणा में, ब्रैकेट के गुणा में, ये जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता और ब्रैकेट होता है वो चीज गुणा में होती है, बराबर माध्यिका माइनस माध्य। इस तरीके से माध्यिका माइनस माध्य का मान बटा दो 12, 12, यानी कि किया क्या, वही बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर एक माध्यिका को आप इधर ले गए, एक बार की माध्यिका इधर ले गए, तो बहुलक माइनस माध्यिका हमारे पास आ गया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चंस में यही दिया हुआ है, बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या है। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर हमारे पास आ गया 24। इसके बाद मान दिया हुआ है, और इधर जो बचा 2 माध्यिका और 2 माध्य बचा, तो 2 माध्यिका 2 माध्य में से 2 कॉमन निकाल के भाग दिया, सीधे सीधे इसका आंसर निकाला जा सकता है। इसी तरीके के आप और क्वेश्चंस देखिए। आगे ये क्वेश्चन है, बोलता है किसी बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 30 तथा 28 है, तो मोड यानी कि बहुलक क्या होगा। किसी बंटन का मीन इसका 30 है और मीडियन यानी माध्यिका है 28, तो बहुलक क्या होगा। आपको पता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका है 28, यानी कि अब मैं इसको सीधे कर दूंगा, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य हमारे पास है 30, तो इस तरीके से 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य जब हम कर लेंगे, तो 28 थी 84, और 30 दूनी 60, और ये आपके पास में 24। ये देखिए आप 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है। जब आप एक बार इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ये 2 ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े लग सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इनको बस अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से आपसे पूछ ले, घुमा के, उल्टा सीधा, फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में कुछ भी मान रखना पूछ ले। यहाँ आपके पास में माध्य और माध्यिका दिया है और बहुलक पूछा है। पिछले क्वेश्चन में माध्य पूछा था और बहुलक और माध्यिका दिया हुआ था। ये कोई भी 2 मान दे दे और एक मान पूछ ले, तो बस आपको करना यही है, उसका मान उस फॉर्मूले में रखना है और सीधे सीधे आपको मान निकालना है, और ये आपका चॉइस आंसर। कर लेंगे आप इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात। अब आपको दे दिया अनुपात 2:3 है। अब आपके वैसे तो अनुपात आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन
अनुपात आपके बीच बीच में आ जाएंगे, आपके इसमें भी आ जाएंगे या फिर नंबर सिस्टम में भी आ जाएंगे, आपके थोड़ा बहुत बहुत बेसिक बेसिक केवल एक हल्का सा टच आ जाता है क्वेश्चंस के बीच में। तो उनके आपके पास में बीच में जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको सारी चीज़ें बीच बीच में समझ में आती जाएगी। कैसे कि माध्य तथा माध्यिका का अनुपात है 2:3, ये हम देखेंगे। माध्य अनुपात माध्यिका, माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या है? 2:3। ये अनुपात से डरना नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए, कुछ भी इसका कोई अनुपात का ज़्यादा यूज नहीं आएगा इसमें। माध्य और माध्यिका का 2:3 है, तो इन्हीं आंकड़ों से बहुलक का और माध्यिका का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बहुलक और माध्यिका का अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। बहुलक और माध्यिका का आपको मान ज्ञात करना है। तो बहुलक माध्यिका तो हमारे पास पता है, लेकिन बहुलक निकालना है, इसके लिए हम इन दोनों मानों का उपयोग करके बहुलक निकालेंगे। तो कैसे कि माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो माना कि इन दोनों का अनुपात तो 2:3 है, लेकिन संख्या कब होगी? जब इनको एक x से गुणा कर दे। मान लीजिए हमारे पास माध्य क्या होगा? 2x, और माध्यिका हमारे पास क्या होगी? 3x। x फिक्स चर से आप इसको गुणा कर देंगे x से, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, कोई भी एक फिक्स संख्या से गुणा कर देंगे तो ये अनुपात की जगह वो संख्या आ जाएगी मेन। तो ये हमारे पास 2x तो माध्य और 3x माध्यिका है। तो हमें क्या है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का वैसे हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, आपको पता है 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका क्या है? 3x, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य हमारे पास क्या है? 2x। ठीक है, सिर्फ उठा के मान रखा, बहुलक का मान हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, गणित गणित से गुणा हो जाएगी, x ऐसे कैसे रह जाएगा, फिर 2 2 से गुणा हो जाएगा और x ऐसे कैसे रह जाएगा। तो 9x माइनस 4x, यानी कि हमारे पास क्या बचा? अब वही यहाँ पे 9x से यहाँ 4x से, 9x में से 4x एक साथ घटेंगे तो ये बचेंगे 5x। ठीक है, यह हमारे पास बहुलक आया 5x। अब हमें पता है कि बहुलक हमारे पास 5x है और माध्यिका हमारे पास 3x है। पूछा यही है कि बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या है? बहुलक और माध्यिका, इसका अनुपात हमसे पूछा गया है। तो बहुलक हमारे पास आया 5x और माध्यिका हमारे पास आई 3x। पहले से हमारे पास 3x है। ठीक है, यहाँ वही अनुपात लगाएंगे, x से x, अनुपात के अगल बगल में कोई दो समान संख्या होती है तो वो कट जाती है। यहाँ चाहे हम इसको 2 से गुणा भी कर, मतलब किसी भी संख्या से आप गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, बस ये है कि हमें बिल्कुल सरलतम रूप लिखना होता है। सबसे कट पिट करके जो आखिरी में जो संख्या बचेगी वो लिखना है। अब दोनों में x कॉमन था इसलिए x कट गया, आखिरी में बचा 5:3, और यही इसका आंसर है 5:3। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस क्रम में पूछा है कि बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात क्या है, तो क्रम में क्या है? पहले बहुलक और फिर माध्यिका। तो बहुलक और माध्यिका ही रखना है आपको, तब जाके आपके पास 5 और 3 आएगा। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, आप सोचेंगे किसी को भी किधर भी रख दे, 3 को इधर रख दे और 5 को इधर रख दे, तो इसका आंसर 3:5 हो जाएगा, जो कि गलत है। उल्टा नहीं करना है, जैसा पूछा है वैसे ही क्रम में रखना है। क्रम का महत्वपूर्ण होता है इसमें, क्रम सही क्रम में रखते हैं तभी सही आंसर आता है, और गलत क्रम आप रखोगे तो वो चीज़ जरूर होगी ऑप्शन में, गलत ऑप्शन जरूर होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग द्वारा सिद्ध संबंध है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अलग अलग तरीके से आपको घुमा करके और संबंध पूछ लिया जाएगा। अब यह संबंध में क्या है? माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस बहुलक, बहुलक माइनस माध्य, बहुलक माइनस माध्य। इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ को इधर से उधर करना है, और इसे डरावने ऑप्शन दे देते हैं जिसको आप देख करके सोचते हैं कि पता नहीं क्या कैसे होगा, लेकिन आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। जब आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है तो उसी फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अच्छा, दिख तो रहा है ना आपको? आज तो दिख रहा होगा, क्योंकि कल थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी,
हमने भी देखा ये चीज़, थोड़ा ग्रीन कलर का वो ज़्यादा आ गया था इफेक्ट, इसलिए आज ये वाइट बोर्ड पे वाइट कलर ये थोड़ा आपको सही से दिख रहा होगा। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो जब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक, इस तरीके का संबंध आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको ये वाली टर्म माध्यिका माइनस बहुलक में बनानी पड़ेगी। ऑप्शंस को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज करना है। चेंज किसी भी तरीके से किया जा सकता है, इसके अलग अलग 10 तरीके के रूप हो सकते हैं, लेकिन जैसा ऑप्शन पूछ रहा है वैसे हमें इसको बनाना पड़ेगा। ऑप्शन में सब जगह माध्यिका माइनस बहुलक है, चारों ऑप्शन में माध्यिका माइनस बहुलक है। तो माध्यिका माइनस बहुलक करने के लिए पहले तो आप एक माध्यिका निकाल के उधर ले जाओ, तीनों को नहीं, पूरी 3 माध्यिका नहीं, सिर्फ एक को निकाल के। आपने अभी भी लेकर के गए थे कि बहुलक, पहले हम इसको थोड़ी जगह कर देते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करने की थोड़ी जगह ले लेते हैं, एक सेकंड। तो हम देखेंगे, हमें पता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, इस तरीके का होता है। अब हमें क्या करना है, एक माध्यिका को उधर लेकर के जाना है, क्योंकि हमें संबंध बनाना है बहुलक माइनस माध्यिका, इस तरीके का संबंध बनाना है। हमारे पास इधर क्या बचा, 2 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, इस तरीके का संबंध बचा है। अब हमें क्वेश्चंस में किस तरीके का दे रखा है कि माध्यिका माइनस बहुलक, यानी कि हमारे पास आ रहा क्या है, बहुलक माइनस माध्यिका, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, पूरे टर्म को माइनस से गुणा कर देंगे। पूरी संख्या को आप किसी भी चीज से गुणा कर सकते हैं, किसी भी चीज से भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर की इधर भी आप जैसे 2 से भी गुणा कर सकते हैं, 2 से भाग भी कर सकते हैं, पूरे को करना पड़ेगा। जब आप पूरे को गुणा करोगे तो फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो बाद में कट भी सकता है। आप इस पूरे को 2 से गुणा करते हो, इसको भी 2 से गुणा करते हो, तो कभी आप उसको 2 से भाग करके बराबर भी कर सकते हो, इसलिए वो हमेशा इक्वली रहता है। जैसे कि कोई तराजू है, वो पुराने जमाने वाला तराजू जिसमें दोनों तरफ 2 पलड़े होते थे, आप इधर 1 किलो रखोगे और इधर भी 1 किलो रखोगे तो भी वो बराबर ही रहेगा, और दोनों तरफ 5-5 किलो रखोगे तो भी बराबर रहेगा, और दोनों के वापस वेट हटा दोगे खाली रखोगे तो भी वो बराबर रहेगा। इसीलिए आप इसको ये वैसा ही तराजू टाइप मानो, बराबर के इधर और इधर किसी भी चीज से आप गुणा भी कर सकते हो और भाग भी कर सकते हो। तो जहाँ आप माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करते क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ये हो जाएगा बहुलक माइनस का, क्योंकि वो अभी प्लस का है। और हमारे पास जो माध्यिका है, माध्यिका है वो अभी माइनस की, तो वो हो जाएगी प्लस की। जगह थोड़ा सा इसको इधर की इधर, इधर से इधर रख करके इसलिए लिखा ताकि आपको ये क्वेश्चन की तरह देखने को मिले। ठीक है, तो माध्यिका अब हमारे पास प्लस की हो गई, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर रहे हैं, इधर भी हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी या माइनस का माध्य है, तो ये हो जाएगा प्लस का माध्य। तो ये प्लस का तो 2 इंटू माध्य, और ये हो जाएगी माध्यिका माइनस की 2 इंटू माध्यिका। ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों में 2 2 है, दोनों के 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों के 2 को कॉमन लिया तो माध्य माइनस माध्यिका, दोनों से 2 बार चला गया। अब हमें क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा फॉर्म देखने को मिल रहा है। माध्यिका माइनस बहुलक हमारे पास आ गया, माध्यिका माइनस बहुलक, और इधर बचा माध्य माइनस माध्यिका, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बचा है, जबकि यहाँ हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि 1/2 सबके साथ आ रहा है, इसके साथ माध्यिका माइनस बहुलक, यानी कि इस 2 को आप इधर की तरफ लेकर के जा सकते हो। ठीक है, इस 2 को आप जब इधर की तरफ ले जाओगे तो ये बचेगा हमारे पास 1/2, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ ऊपर गुणा में, इधर जाएगा भाग में, ये बचेगा आपके पास 1/2। जब ये इधर चल जाएगा यहाँ सेट के, तो हम यहाँ से इसको, यहाँ से 2 गया उधर, और ये ऐसा कैसा हमारे पास में माध्यिका माइनस बहुलक। अब आप देखेंगे 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक बराबर क्या बचा, माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका,
ये केवल इसी से मैच कर रहा है, माध्य माइनस माध्य का 1/2 माध्य का माइनस बहुलक। और यहाँ माध्य माइनस बहुलक है, इससे नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुलक माइनस माध्य, इससे भी नहीं कर रहा। यहाँ माध्य प्लस बहुलक है, इससे भी नहीं कर रहा। किसी से नहीं कर रहा। आपको समझ में आ गया कि आंसर है हमारे पास ए। ये फॉर्मूला है, इसको आप एक बार करोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरीके से आपको इसको रखा जा सकता है। क्वेश्चंस के करने के तरीके वही होते हैं। आपको करते ही ये चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि ये है ही बहुत आसान। आपको अगले क्वेश्चन में 2-3 बार अलग अलग तरीके से ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। अभी आप इसको देख लीजिए वापस से। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक माइनस माध्यिका, एक माध्यिका को आप इधर लेके गए तो ये हमारे पास बचा बहुलक माइनस माध्यिका। ठीक है, और इधर बचा हमारे पास 2 माध्यिका और इधर बचा माइनस के 2 माध्य। अब पूरे को हम माइनस से गुणा कर, पूरे दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करा तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, और इसको माइनस से गुणा करा तो ये माइनस का हो गया और ये वाला माइनस प्लस का हो गया। सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ माध्यिका को इधर लिख दिया, बहुलक को इधर लिख दिया, क्योंकि ये माइनस का हो गया। ऐसे यहाँ माध्यिका को इधर, बहुलक को इधर, और हमारे पास बिल्कुल जैसे ऑप्शन है उस तरीके का हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसका क्रम चेंज करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्याओं 10, 7, 8, 6, 8, 5, 8, 6 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ भी एक आप निशान बना लीजिएगा। अब हमें कुछ संख्याएं दी हुई है और उसमें नीचे संबंध दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हेड मास्टर 2018 में, और इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है व्याख्याता भर्ती 2018 में। देख लो, ये क्वेश्चन आया है व्याख्याता 2018 में, ये क्वेश्चन आया है व्याख्याता भर्ती 2013 में, और ये आया फर्स्ट ग्रेड 2022 में। तो पूछना कुछ ही नहीं है, सब में वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले के ऊपर चारों एग्जाम में क्वेश्चन आए। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें क्वेश्चंस की अप्रोच वही रहती है, क्वेश्चंस की अप्रोच वही रहती है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। कोई अलग अलग अप्रोच चेंज नहीं होती इसमें। क्वेश्चन बहुत, माध्य माध्यिका और बहुलक में बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं। माध्य के अकेले के ऊपर कम से कम 20-25 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम अप्रोच से चलना है कि जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चीजें आपको सिर्फ उस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। बाकी तो मैटर तो अथा है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं। आप किताबों में देखेंगे, आप गाइड में देखेंगे, पासबुक में देखेंगे, दूसरे कभी किसी पब्लिकेशंस की बुक्स में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, आपके पास तरह तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको वो सब नहीं करना, आपको वो करना है जिस तरीके के आरपीएससी आपके एग्जाम में पूछता है। तो आरपीएससी जिस तरीके के आपके एग्जाम पूछता है वैसे वो सारे क्वेश्चन में लेकर के चल रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि हर तरीके से कम 4 से 5 क्वेश्चन, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे ये माध्य माध्य का बहुलक हो, चाहे बहुलक का वर्गीकृत बहुलक हो, सब में आपके पास में हर बार क्वेश्चन। इसलिए आपको बस इनको इसी तरीके से आपको विश्वास करके आपको चलते रहना है। आप आगे जब देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, ये एचएम, वही आरपीएससी का एक एग्जाम में एचएम में आया हुआ है। तो ये इसलिए ताकि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने आज ऐड किए ताकि ये क्वेश्चंस आप इनके क्वेश्चन को करना सीखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आगे आ सकते हैं। तो ये कैसे कि संख्याएं कुछ दी हुई है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये आपको संख्याएं दी हुई है, इसके इनमें से कौन सा सही है, संबंध बताना है। तो संबंध क्या, माध्य माध्यिका माध्य बहुलक, इन सब में संबंध पूछा है कि ये बराबर है, कौन सा बड़ा है, क्या है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा और आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। सबसे पहले ये संख्या है हमारे पास में, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले इसका माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे, वही आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, हमें सबसे पहले इन सबका टोटल करके इन सबकी फिर कितने ही 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी संख्या का भाग देना है, तो हमारे पास आ जाएगा माध्य। फिर हमारे क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका वैसे ही निकालेंगे, इन सबको एक बार आरोही क्रम में जमाना है। माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में जमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप आरोही क्रम में जमाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि सबसे बीच में कौन है। तो आरोही क्रम में जमाएंगे, फिर इनको देखेंगे कि ये संख्या कितनी है। कि जैसे ये 8 संख्या है, तो 8 संख्या है तो वही n+1 बटा 2, यानी कि 8 + 1 बटा 2, यानी कि 4.5, 4.5वां पद। 4.5वां पद जो भी होगा, 4.5वां पद का मतलब चौथा पद
फोर्थ पद और फिफ्थ पद, इन दोनों का एडिक्शन और जोड़ करके और 2 का भाग देके इन दोनों पदों को जोड़ करके आप निकाल लोगे इसकी माध्यिका। फिर हमें कैसा बहुलक, बहुलक कैसे, इसको सिर्फ देखना है। तो बहुलक तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है, ये बहुलक है इसका 8, क्योंकि 8 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 8 3 बार आ रहा है, तो बहुलक मैंने बता दिया कि बहुलक इसका हो जाएगा 8। जब आप इसके निकालोगे बहुलक, माध्य और माध्यिका तीनों को निकाल करके फिर आप इनके संबंध को चेक करोगे कि मान लीजिए माध्य आ रहा है आपके पास में 6, माध्यिका आ रहा है आपके पास में 7 और बहुलक आपके पास में आ रहा है 8। तो आप फिर इसमें देखोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, माध्य बराबर माध्यिका कि नहीं, ये नहीं होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। आपको इस तरीके से आपको देखना है, जो भी आपके पास आता है उस तरीके से देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके के कई क्वेश्चन मैं दूंगा आज जो आपको खुद को करने पड़ेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि मैथ सिर्फ आपको देखने से नहीं आएगी, आपको खुद करने पड़ेगा। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन को आप खुद करना सीखोगे तब आपका डर पूरी तरह से खत्म होगा। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका एक पाई चार्ट का। पाई चार्ट का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि 360 को नीचे रखना है या किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो आप इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखें, पाई चार्ट है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको लिख देता हूँ दोबारा, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी काम में आने वाली। ये हमारे पास ये है सामाजिक अध्ययन जिसका डिग्री है 65, ये है विज्ञान जिसकी है 80, ये है हिंदी 70 डिग्री, अंग्रेजी 55 डिग्री, गणित 90 डिग्री। ये डिग्री में आपको ये मान दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है किसी विषय में उस विद्यार्थी ने, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कुल अंक है 540। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540, तो यानी कि सारे सब्जेक्टों को मिला करके पूरा पाई चार्ट की जो वैल्यू है वो है 540 कुल अंक 540, ये लिखा हुआ है। फिर किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए ये आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको ये देखना है कि 105 अंक किस विषय में ज्ञात किए। तो डिग्री आपको पता नहीं रखी, अब डिग्री नहीं बता रखी, आपको सिर्फ बता रखा है कुल अंक 540 है और पता करना है 105 का। तो जो दिया हुआ है कुल, उस कुल का तो आपको देना है भाग, कैसे, नीचे तो रखना है 540 और निकालना क्या है आपको 105 अंक, कि 540 में से 105 अंक आपको प्राप्त हुए, 540 में से आपको 105 अंक प्राप्त हुए, तो उसके आपको डिग्री में मान निकालना है कि उसका केंद्रीय कोण कितना है। जब आपको डिग्री में मान निकालना है तो डिग्री में निकालने के लिए आपको वही 360 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये जमान आ जाएगा कि जहां कुल अंक दिए हुए हैं उस कुल अंक का तो भाग देना है, क्योंकि आपसे अंक से ही अंक का मान पूछा है। 540 में से 105 अंक कितने डिग्री का मान रखते हैं, तो 540 में से 105 आपको ऊपर रखना है और 360 डिग्री में से है, इसलिए 360 का आपको गुणा करना है जितने डिग्री का निकालना है। ठीक है, ये तो आपके पास में हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मान आप निकाल लोगे सोल्व करके, या मैं निकाल देता हूँ एक, ये 0 से 0 गया, 6 से गया 6, 9 बार, 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, फिर 3 से ये गया 3, 5, 35 दूनी 70, ये आपके पास में आया 70 डिग्री। 70 डिग्री आया, इसका मतलब यहाँ पूछा है कि उस विद्यार्थी ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो 70 डिग्री जिसका आपके पास मान है वही आपका आंसर है, यानी कि हिंदी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब गणित में आपको पता है कि 90 डिग्री और हिंदी में आपको पता है 70 डिग्री। आपको ये अगर दिख भी नहीं रहा होगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ इसी को सुन लीजिए कि गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। जब मैंने बताया था 2 का कंपैरिजन पूछे तो आप दोनों को अलग अलग निकाल के और फिर घटाने की जगह आप पहले ही घटा लो इसको। पहले इसकी डिग्री है 90, इसकी डिग्री है 70, तो 90 में से आप 70 घटा देंगे सबसे पहले डिग्री, यानी कि कितने अधिक अंक है। तो ये 90 में से 70 घटाया आपने, तो
तो यहाँ आपके पास आया 20 डिग्री, यानी कि आपको 20 डिग्री का मान निकालना है। डिग्री आप गणित का अलग निकालते और हिंदी का अलग निकालते और फिर आप उसको अंकों में कन्वर्ट करके आप घटाते। तो इससे अच्छा है आप पहले ही एक बार इन दोनों में अंतर निकालना है, तो पहले डिग्री में अंतर निकाल लो। 90 माइनस 70 20 डिग्री। अब 20 डिग्री का मान निकाल लेंगे। कैसे? 20 डिग्री का आपको मान निकालना है 540 अंकों में से। तो 20 डिग्री, पहले तो टोटल डिग्री कितनी होती है? कुल डिग्री होती है 360। तो यहाँ हम कुल डिग्री होती है 360, इसलिए हम देंगे कुल डिग्री का 360 का भाग। और 360 में से हमें किसका मान चाहिए? 20 डिग्री का। तो 360 डिग्री में से हमें चाहिए 20 डिग्री का मान। जब हम नीचे 360 रखेंगे और ऊपर रखेंगे 20, क्योंकि हमें 360 में से 20 का मान चाहिए। और उस मान को किस में चाहिए? अंकों में। कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो अंक हमारे पास कुल कितने हैं? अंक हमारे पास 540। फिर वही इसको आप काटेंगे, ये गया, ये 6 बार, ये 9 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 10 बार, और आपके पास आ गया 30। तो कुल मिला के बात ये कि इसमें और इसमें आपको फर्क ये समझना है कि यहाँ आपको 105 अंक दिए हुए थे, और 105 अंक कितने में से आने थे? 540 में से। 540 में से 105 अंक का आपको डिग्री में मान निकालना था, इसलिए 540 को नीचे रखा और डिग्री 360 होते हैं टोटल, इसलिए 360 को आपने ऊपर गुणा किया। और यहाँ पे आपको क्या है कि 20 डिग्री का मान निकालना 360 डिग्री में से। तो 360 में से जब 20 का निकालना है तो नीचे 360 ऊपर 20, और कुल आपको अंकों में कन्वर्ट करना है, इसलिए अंक इसको 540 से गुणा करना है। ये डिफरेंस होता है कि कहाँ आपके पास ऊपर 360 आएगा और कहाँ आपके पास नीचे 360 आएगा। इस तरीके से किसी ने एक कमेंट किया था, तो आपको समझ नहीं आया होगा, तो अब आपको इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन। और तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या? विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या? जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि अधिक है या कम है या क्या है, तो उस तरीके का मान आपको पूछना है। तो आपको इन सबको अलग अलग मान निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि किसका कोण ज्यादा हो रहा है। जिसका कोण ज्यादा है उसका मान भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो कोण के आधारित, कोण पे आधारित होता है कि जिसका एंगल बड़ा है, जिसका कोण ज्यादा है, उसका मान भी, आप उसको 540 से गुणा करोगे तो उसका मान भी ज्यादा आएगा। तो आप सीधे सीधे कोण देखोगे, गणित 90 डिग्री और सामाजिक विज्ञान 65 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास में 155। ये आपके पास 155 हो गया। और यहाँ पे आपके पास हिंदी 70 और विज्ञान 80, तो ये आपके पास में हो गया। ये आपके पास में 70 और 80 हो गया आपके पास में 150 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया इनका टोटल 150 डिग्री और इनका टोटल 155 डिग्री, तो कौन सा इसमें ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा ऑब्वियसली ये वाला, इसका मान ज़्यादा होगा। यही इसमें पूछा है कि क्या इसका मान ज़्यादा है, कि हाँ बिल्कुल इसका मान ज़्यादा है। तो आपको ये करने का तरीका आ गया होगा। ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, एलडीसी के पेपर में 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षण 8 व 7 के स्थान पर 4 और 6 गलती से लिख दिए गए हैं, तो सही माध्य क्या है? ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा नहीं गया, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के लेवल से बहुत कम है, और ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है अभी तक, पर आ सकता है उनको। तो आपको इस तरीके से एक बार कुछ क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस एक बार देख लेने हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। हमें क्या पता था कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये पहले दे दिया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। संख्या तो हमारे पास दे रखी है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। संख्या क्या है? 10। 10 प्रेक्षणों का हमारे पास क्या है? माध्य है 16। ये हमारे पास दिया हुआ है। आंकड़े हमारे पास नहीं है कि आंकड़े क्या है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है सिर्फ उन 10 प्रेक्षणों का माध्य हमारे पास 16 है। यानी कि उन 10 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया? उन 10 का योग हो गया। सबको जब जोड़ेंगे ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पूरे 10 तक जब आप जोड़ेंगे तो वो जोड़ो इनके गुणा के बराबर होगा। 10 इंटू 16, 10 ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो योग किसके बराबर हो गया? 160। किसी भी चीज को आप 10 से गुणा करते हैं तो सीधे सीधे आप उसके आगे एक जीरो लगा देते हैं। 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं। ये जीरो से गुणा करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। तो योग आपके पास हो गया 160। अब बोल रहे हैं कि जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षण 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 गलती से लिख दिए गए। यानी कि लिखना क्या था कि 8 और 7,
और लिख क्या दिए 4 और 6। आपको ये सब चीज़ पता लग रही है कि ये गलती हो गई कि 8 और 7 लिखना चाहिए था लेकिन 4 और 6 लिख दिए। तो सही माध्य क्या है? तो सही माध्य करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी गलती हुई है उसको हम सुधारेंगे। हमारी गलती क्या हुई है कि हमने 4 और 6 लिख दिया 4 और 6, तो इसको तो हम वापस से हटा देंगे। और लिखना क्या था 8 और 7, इसको अब की बार लिख देंगे। तो कैसे हम करेंगे, जो योग था, जो हमारे पास योग आ रहा था उसमें से हम घटा देंगे क्या, योग में से घटा देंगे 4 और 6, 4 और 6, ये तो हम योग में से घटा देंगे। चाहे आप 4 और 6 को एक साथ जोड़ के घटाओ, चाहे आप दोनों को माइनस लिखो कि 4 भी घटाएंगे और 6 भी घटाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हो -4 और -6। या फिर आप 4 और 6 को एक साथ जोड़ करके इस तरीके से आप इसमें से 10 घटा देंगे। ठीक है, 4 और 6 लिख दिया था इसलिए उनको तो हटा रहे, और लिखना क्या था वास्तविकता में हमें 8 और 7 चाहिए था, तो 8 और 7 को अब की बार लिखेंगे। तो ये 8 और 7 15, इसको हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो गलती की थी उस गलती को तो सुधार लिया, गलती को सुधार लिया। और अब हमारे पास में ये संख्या तो उतनी ही रही, दो संख्या को हटा दिया, दो संख्या को वापस जोड़ दिया। अब हमारे पास संख्या कितनी है, संख्या वही है 10, संख्या तो 10 ही है, इसलिए ये आंकड़ों का योग और ये आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पता है कि इस योग का मान क्या है। जो पहले योग था वो तो हमारे पास 160, यानी कि 160 में से आप 10 तो घटा देंगे और 15 जोड़ देंगे और कुल संख्याओं का भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब इनको घटा के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160 में 10 गए 150, 15 जोड़े 165, 165 में से 10 का भाग दे देंगे। जब भाग देना है, मैंने बताया कि गुणा करते होते जब एक जीरो लगा देते हैं, और जब भाग देते तो एक पॉइंट लगा देते हैं, दशमलव, दशमलव लगा देते हैं। तो जब जीरो का यानी कि 10 का भाग देते हैं, नीचे 10 होता है, तो सीधे सीधे हम इसको पॉइंट में लिख देते हैं 16.5। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, तो ये 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 दे रखा है, तो इनका योग हो गया 160। फिर बोल रहे हैं कि 8 और 7 के स्थान पर 4 और 6 लिख दिया, तो अब हमें वापस 4 और 6 के स्थान पर वापस 8 और 7 लिखना है, यानी कि 4 और 6 तो घटा देंगे और 8 और 7 जोड़ देंगे और वापस से इनका औसत ये माध्य निकाल लेंगे, वापस से इनका माध्य निकाल लेंगे, वही 10 का भाग देके। ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं का अंकगणितीय माध्य है। ये क्वेश्चन एलडीसी में आया हुआ है, और ये आपको पता है कि दी गई संख्या, ये कुछ संख्याएं दी हुई है, इनका अंकगणितीय माध्य क्या है। तो इनका अंकगणितीय माध्य आपको निकालना है, तो आपको सब सीधे सीधे पता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आप सीधे इनको जोड़ोगे और इनकी संख्याओं का भाग दे दोगे, कुल कुल संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है, यदि एक प्रेक्षण 25 को हटाया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। ये टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में आया हुआ है, तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था कि 10 प्रेक्षणों का माध्य है 25। तो हमारे पास पता है कि 10 कोई संख्या है, टोटल संख्या 10, जिनका ऊपर हो जाएगा योग। 10 संख्याओं का आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, हमारे पास माध्य क्या रखा है 25। 10 प्रेक्षणों का माध्य हमारे पास 25 है, तो उनका असल में योग कितना है, उन सारी 10 संख्याओं को जोड़ेंगे तो वही 10 को ऊपर जाके 25 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 250। उन सारी संख्या पहली दूसरी तीसरी चौथी वो सारी 10 संख्याओं को जोड़ने पे हमारे पास क्या आ जाएगा योग 250। ठीक है, यदि एक प्रेक्षण को 25 को घटा दिया जाता है, अब हमारे पास एक प्रेक्षण को घटा देते हैं, यदि मान लो ये जो हमारे पास योग था उसमें से एक प्रेक्षण घटा देते हैं। एक प्रेक्षण क्या है घटाया 25, जिसका मान है 25, एक प्रेक्षण हमने 25 घटा दिया, तो अब हमारे पास नया माध्य क्या होगा। तो योग में से हमने 25 घटाया और अब संख्या भी तो कम हो गई, संख्या 10 थी, 10 में से अब 9 ही संख्या रह गई, क्योंकि एक संख्या तो हटा दिए, यानी कि अब संख्या हमारे पास रह गई 9। ठीक है, तो अब नया माध्य क्या होगा, ये हमारे पास निकालना है, इसका मान निकालना है। तो सीधी सी बात है, योग हमारे पास क्या है 250, यहाँ से उठा के हम इसका मान रख देंगे 250 का। ये योग हमारे पास 250 है, -25 बटा 9, तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 250 में से 25 गए तो 225 बटा 9, और ये हमारे पास आ गया वापस से 25। तो नया माध्य भी हमारे पास क्या रहेगा 25 ही रहेगा, ये इसका आंसर है 25। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। आप वैसे ही फर्स्ट ग्रेड के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं,
इतने जटिल दिखने वाले क्वेश्चन, डरा डरा देने वाले क्वेश्चन, सब कुछ आप करते हो आ रहे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को तो आप एक बार करोगे तो दूसरी बार इसका आंसर भी याद हो जाएगा आपको। फिर है संख्या समुच्चय, 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन आया फॉरेस्टर एग्जाम 2020 में। ऐसा क्वेश्चन आपके एचएम में भी आया हुआ है, अभी मैंने बताया था आपको, करने के लिए दिया था कि इसमें जब आपको ये संबंध पूछे, मौलक, माध्य, माध्यिका, ये सब चीज़ें आपसे पूछे, तो आपको इस क्वेश्चन को तीनों चीज़ निकालनी है, माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालनी है और बहुलक भी निकालना है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा है कि 2, 2, 2 बार आ रहा है, तो ये तो आ गया हमारे पास में बहुलक। ये हो गया हमारे पास बहुलक 2। फिर ये अब क्रम से भी जमा हुआ है, 2, 2, 4, 5, 12 आरोही क्रम में जमा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास सबसे बीच की संख्या ये हो गई माध्यिका। ये बहुलक हो गया, ये माध्यिका हो गई। और माध्य, माध्य तो हमें वही सबको जोड़ के और कुल संख्याओं का भाग देना है, तो सबको जोड़ लेते हैं, 12 और 4 16 और 4 20 और 5 25। तो माध्य हमारे पास हो जाएगा कितना, कुल संख्याओं का योग 25 बटा आंकड़ों की कुल संख्या, यानी कि ये हमारे पास माध्य आ गया 25 बटा 5 यानी 5। माध्य आ गया 5, माध्यिका आ गई 4, बहुलक आ गया 2। अब आप इसमें संबंध देख लीजिए कि बहुलक और माध्यिका बराबर है क्या, कि नहीं बराबर नहीं है, बहुलक माध्यिका बराबर नहीं, तीनों अलग अलग है। माध्य बहुलक बराबर है क्या, कि नहीं साहब ये भी नहीं है, क्योंकि तीनों अलग है। माध्य, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह बताता है बड़ा, और ये चिन्ह होता है छोटा। मतलब बड़ा और छोटे के जो चिन्ह है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जिधर आपका ये मुंह खुला हुआ है, जिधर ये मुंह खुला हुआ है वो वाले हिस्सा उस चीज को बड़ा मान रहा है, और जिधर ये मुंह बंद है उस चीज को छोटा मान रहा है। सेम आप जब नीचे वाले चिन्ह में देखोगे, तो यहाँ आपके ये वाली चीज तो एक खुली हुई, ये इतनी खुली हुई है और ये इतनी सी है, तो जो चीज आपके पास खुली हुई है उस तरफ वाली चीज को आपको मानना है बड़ा। इसका मतलब है कि इधर वाली चीज बड़ी है और इधर वाली चीज छोटी है। इस चिन्ह का मतलब ये होता है, ये बड़े और छोटे के जो चिन्ह होते हैं। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि माध्य बड़ा है किससे, बहुलक से, बहुलक छोटा और माध्य बड़ा है। क्या ये चिन्ह आप समझ गए होंगे अब, कि जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है वो संख्या होगी बड़ी, और जिधर की तरफ मुंह बंद है वो संख्या होगी छोटी। ये संबंध बताता है ये चिन्ह। तो माध्य बड़ा है क्या, बहुलक से, तो बहुलक से माध्य बड़ा है क्या। हाँ तो ठीक है भाई, माध्य 5 है, बड़ा है, बहुलक 2 है जो छोटा है, तो बहुलक छोटा है और माध्य बड़ा है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन हो गया आपके सही। और वैसे भी ये बराबर, ये बराबर बराबर, ये तीनों तो नहीं है, बराबर तो कोई किसी की नहीं है, तो आपको वैसे भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस चिन्ह का मतलब बताना था, इसलिए मैंने आपको किया, क्योंकि ये ऐसे चिन्ह आ जाते हैं, काम आते हैं ये। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये क्वेश्चन किया, इसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना है जो HM 2021 में आया हुआ है, जो मैंने आपको अभी शुरू शुरू में स्टार्टिंग में बताया था। फिर ये 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब एक तरह से 3 के गुणांक, 3 को गुणा करने पे जो आते हैं, यानी कि 3 का पहाड़ा, जो आप बचपन में पहाड़े सीखते आ रहे थे, 3 का 5 का, और गुरुजी आपको जबरदस्ती डंडे मार मार के सिखाते थे, वो पहाड़े आपको यहाँ भी काम आ रहे हैं, लेकिन 3 का आपको आता होगा कि 3, 3 का दूसरा 5 गुणज निकालने, यानी 3, 3 दूनी 6, 3 9, 12 और 15, ये आपको 5 गुणज आ गए। इन 5 गुणजों का माध्य, इनका माध्य क्या है, तो वापस माध्य निकालने के लिए इनकी राशियों का योग, यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, इनको आपको जोड़ के और 5 का भाग देना है, तो आप इसका आराम से इसका माध्य आप खुद निकाल लेंगे। ये फॉरेस्टर एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप देखेंगे, एक बंटन के क्रमिक बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़ने पर जो आरेख बनता है वह सांख्यिकी में क्या कहलाता है। ठीक है, ये हमने ने आपको जब आपने पहली क्लास ली थी उसमें आपके दंड आरेख और आयत आरेख, वृत्त आरेख, ये सारे आरेख बताए थे। उसमें आपको बताया था एक बारंबारता बहुभुज आरेख, जिसमें आपको मध्य बिंदुओं को मिला करके वो, जब वो दंड होते हैं उनके मध्य बिंदुओं को, इसके मध्य बिंदु को जो बना करके बनता है, तो आपको ये एक फैक्ट की तरह याद कर लेना है एक तरह से, कि जब बंटन के क्रमिक बिंदुओं को हम मिला रहे थे और उनको एक सरल रेखा से जोड़े थे, आखिरी में लास्ट में ये इस तरीके से सरल रेखा से जब जोड़े थे, तो वो जो वक्र बनता है, वो जो आरेख बनता है, वो सांख्यिकी में कहलाता है बारंबारता बहुभुज आरेख। वो बहुभुज की तरह बन जाता है, उसके बहुत सारी भुजाएं बनती है, इस तरीके का आरेख बनता है उनको जोड़ने पे। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे फैक्ट, एक तरह से नोट्स की तरह आपको ये याद कर लेना है, सीधी सीधी लाइन, कि जब
बिंदुओं को, एक क्रमिक बिंदुओं को सरल रेखा में मिलाया जाता है। उनको मिलाने से जो आरेख बनता है वो होता है बारंबारता बहुभुज आरेख। आगे चलेंगे कि ओजाई वक्र बिंदुओं को निम्न के लिए प्लॉट किया जाता है। ओजाई वक्र बिंदुओं को निम्न के लिए प्लॉट किया जाता है। ये चीज अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिए आगे। एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका क्या है? अब सममित बंटन क्या होता है? सममित बंटन मतलब सब बराबर हो। सममित, सममिति मतलब होती है जैसे, जैसे कोई आकृति है, आप रीजनिंग में पढ़ेंगे, जैसे ये आकृति है ए। अब सममिति मतलब ये है कि जैसे कि आप इसको यहाँ बीच में से काट देंगे। अगर आप जैसे इसको यहाँ से बीच में से काट देते हैं, इसको काट देते तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सेम होगा। जैसे कि पास आपके पास और आकृति, आप मान लीजिए आपके पास आकृति टी, या आपके पास आकृति यू, या आपके पास आकृति वी। इस तरीके की कोई आकृति है जिसको आप बीच में से आप काट देंगे। जैसे टी को भी आप यहाँ से बीच, बिल्कुल बीचों बीच, टी को भी आप जैसे यहाँ बिल्कुल बीचों बीच, यू को भी बिल्कुल बीचों बीच, और वी को भी बिल्कुल बीचों बीच आप काट दोगे तो इधर लेफ्ट और राइट मिरर इमेज इनकी बिल्कुल एकदम बराबर होगी। ये होती है सममिति। तो यहाँ पे सममिति का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सममिति का मतलब है यहाँ पे कि जैसे कोई बंटन है, बंटन जैसे हमने मान लिया कि दो 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 दो, इस तरीके का कोई बंटन है, तो उसमें इनका संबंध क्या होगा? तो जब इस तरीके का कोई बंटन होगा तो आप देखिए इसमें बहुलक आपको दिख रहा है, बहुलक क्या होगा? बहुलक भी होगा इसका दो। माध्यिका क्या होगी? सबसे बीच की चीज देखो, बीच की चीज माध्यिका भी होगी दो। और इसमें जब आप माध्य निकालेंगे तो आप पांचों को जोड़ेंगे, पांचों को जोड़ करके आ गया 10, और इसमें 5 का भाग देंगे तो वो भी आ जाएगा 2। यानी कि आपके पास सारी चीजें सेम ही आएगी। माध्य भी वही होगा, बहुलक भी वही होगा, और माध्यिका भी वही होगी, तीनों का मान सेम होगा। तो जब किसी को भी किसी में से भी घटाएंगे तो उसका मान सेम में से सेम, जैसे आप यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। तो जब ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सम्मित बंटन क्या होता है। सम्मित बंटन वो होता है जिसमें सारी चीज सेम होती है, सारी चीज सेम होती है तो उनका माध्य, माध्यिका, बहुलक सब तीनों बराबर होते हैं। ये आप लिख लीजिए इसका कि सम्मित बंटन के, अगर कोई सम्मित बंटन है, सम्मित बंटन के लिए माध्य बराबर होगा माध्यिका, बराबर होगा माध्य, माध्य माध्यिका बराबर होगा बहुलक। तीनों आपस में बराबर होंगे। अब तीनों जब बराबर हैं तो बहुलक में से आप माध्यिका घटाओ, चाहे माध्य में से माध्यिका घटाओ, चाहे माध्यिका में से बहुलक घटाओ, कुछ भी घटाओ आप, आखिर में आपके पास आएगा 0। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये HM एग्जाम में आया था, लेकिन आपकी भी आ सकता है। बहुत सिंपल सी एक टाइम पता होनी चाहिए कि सम्मित बंटन क्या होता है। ठीक है, तो आज वैसे आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ क्वेश्चन चल रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं, एक तरह से ये क्लास है, ये क्वेश्चन बेस्ड क्लास है आपके। ये आपके बीच बीच में जो फैक्ट आ रहे हैं इनको आप नोट्स की तरह से आप नोट करते हुए चलना आगे। फिर आपकी क्वेश्चन है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 4 और 10 है तो इसकी माध्यिका क्या होगी? तो माध्य हमारे पास दिया हुआ है और बहुलक हमारे पास दिया हुआ है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी? ये क्वेश्चन है स्कूल लेक्चर 2022 ज्योग्राफी के पेपर में। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिर्फ फर्स्ट पेपर में नहीं, ज्योग्राफी वालों के सेकंड पेपर में भी आ रहा है, और आपको इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। जब माध्य और बहुलक दिया हुआ है तो माध्यिका पूछा है, हमने पहले भी कर दी इसमें, इसी क्लास में किए हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जब आपके पास 2 मान दिए हुए तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, इस फॉर्मूले में आप रखोगे और इसकी माध्यिका आप निकाल लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है और अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, तो 7वां प्रेक्षण क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे आपको बोल दे कि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना है और अंतिम 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, और टोटल प्रेक्षण हो गए 19, मतलब शुरू के 10 और अंतिम 10, तो बीच वाला जो होगा वो बीच वाला दोनों तरफ काउंट हो रहा है, और आपसे बीचों बीच वाले का पूछेगा हमेशा। जैसे यहाँ पूछा है 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 और अंतिम 7 का माध्य 20। ठीक है, शुरू के 7 और अंतिम 7, और यहाँ बता रहा है कि कुल है 13, कुल 13 है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से जब आप 7 गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इधर से जब आप 7 गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला 7वां और ये वाला 7वां ये दोनों हो जाएंगे सेम, सिमिलर। ऐसे क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनाए जाते हैं कि जब क्वेश्चन इधर की और इधर की संख्या दी जाए तो उन दोनों के टोटल से एक कम होता है, यानी कि 13।
टोटल यहाँ पे 13 और इधर से भी 7, इधर से भी 7, तो बीच वाला हमेशा दोनों में काउंट हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन जब आ जाए तो आपको क्या करना है, 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, तो 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 का मतलब वही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर क्या है 18। तो हम सीधे सीधे निकाल लें, इन 7 प्रेक्षणों का माध्य क्या है 18, तो यह 7 इंटू 18 शुरू वाले का, शुरू वाले का 7 इंटू 18, अंतिम वाले का, अंतिम वाले 7 का क्या है, अंतिम वाले 7 का 20, यानी कि अंतिम वाले 7 का है 7 इंटू 20। वैसे ही निकलेगा वही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, नीचे आ जाएगा आपके 7, ऊपर आ जाएगा योग, और बराबर में आपके आ जाएगा 18। लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्मूला करके नहीं बताया क्योंकि हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे कैसे, सीधे आप 7 इंटू 18 लिख लिए, ये 7 इंटू 18 आ गया, और अंतिम 7 का आ गया 7 इंटू 20। तो सदी ये भी दिया हुआ है कि टोटल 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, तो टोटल 13 का क्या है, 13 का माध्य 19, तो आप उसी तरीके से वही 13 का क्या है 13 इंटू 19, कुल माध्य हमारे पास इतना है। तो जब हमें पता है कि शुरू के 7 का निकालेंगे तो 18 इंटू 7, आप चाहे तो 18 का आपको पहाड़ा नहीं पता तो आप वैसे ही कर सकते हैं कि 7 का आप इसमें गुणा करके, वही 7 8 56, फिर आप एक 5 लगा हासिल, फिर 7 एकम 7 और 5 12, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि 18 सत्ते 126, सीधे सीधे आप कर सकते हैं। बाद में 20 सत्ते 140, ये तो आता ही होगा। तो यहाँ टोटल 14 प्रेक्षणों का माध्य आ गया हमारे पास में 126 प्लस 140, ये हमारे पास में आ गए 14 प्रेक्षणों का माध्य। 14 का कैसे, 7 वो और 7 वो, दोनों दोनों का तो ये है, लेकिन हमें पता है कि 13 का क्या है, 13 प्रेक्षणों का माध्य ये है 13 इंटू 19। वैसे आप करेंगे गुणा, वही गुणा करके 13 नाम 117, 13 कम 13, ये आ गया 13 इंटू 19 247। 14 प्रेक्षणों का माध्य आपके पास इतना है, कितना 266, और 13 प्रेक्षणों का माध्य इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रेक्षण जो बीच वाला मैंने बताया था, इधर से 7 और इधर 7, वो आपके रिपीट हो रहा है, वो आपके उधर से भी काउंट हो रहा है उधर से भी काउंट हो रहा है। तो जब आप पूरे 14 में से बाकी बचे हुए 13 को घटा दोगे तो एक कौन सा बचेगा जो रिपीट हो रहा है, और उसी का मान यहाँ पे पूछा जाता है। तो पूछा ही जाता है कि 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, वही मान पूछा जाता है जो रिपीट हो रहा है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, संख्या चेंज हो सकती है, आंकड़ा चेंज हो सकता है, 18 की जगह 10 हो सकता है, 7 की जगह 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। आपको ऐसे करना, 7 प्रेक्षणों का माध्य 18, 7 इंटू 18, अंतिम 7 का 20, तो 7 इंटू 20, और कुल 13 का 13 इंटू 19। तो आप इन दोनों को जोड़ करके आप में इसमें से कुल को घटा दो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से कुल को घटा दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। कितना है 19, ये आंसर आ गया आपके। ठीक है, ये पैटर्न ध्यान रखना है आपको, ये पैटर्न क्वेश्चन आते हैं। ये आपका है थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ में आपके अभी 2022 वाली लास्ट वैकेंसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आंकड़ों, ये सारे आंकड़ों का बहुलक क्या है, ये भी आया आपके थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ लेवल 2, और इसमें आपको पूछा है बहुलक। तो बहुलक निकालना आपको अच्छे से पता है कि बहुलक मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आए, बार बार आए वो तो बारंबार था, और जो सबसे ज़्यादा बार आए वो होता है बहुलक। अब सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, आप इनको देखोगे कि जैसे इसमें ये 14 15 14 14 15 15 14, तो इसमें से आप काउंट करोगे कि 15 कितनी बार है, 14 कितनी बार है, बाकी तो सब एक एक दो दो बार है। जो ज़्यादा होगा वही इसका आंसर होगा, या तो 14 होगा ज़्यादा बार, या 15 होगा, वो इसका बहुलक होगा। ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आंकड़े, इसमें माध्यिका और माध्य क्या है क्रमशः। अब हमने इतनी बार कर लिए, माध्यिका का क्या, क्रम से जमाएंगे, सबसे बीच वाली माध्यिका, और माध्य क्या है, सबको जोड़ेंगे और टोटल संख्या का भाग देंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप करना ही है इनको। इनको आप ये मत सोचिए कि हाँ ये तो आता है हमें, आप करोगे तभी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। मैथ्स में यही है कि जितना आप खुद कॉपी में करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। आपको जो बचपन से आप सोच रहे हो कि हमें नहीं आता, इधर से इधर गुणा हो जाता है, ये हो जाता है, या बराबर के इस तरफ से इस तरफ जाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, या फिर ऊपर से नीचे कोई चीज़ जाती है, इधर से वो गुणा है और वो इधर की तरफ जा करके नीचे चली जाती है, ये चीज़ इसीलिए नहीं आती क्योंकि आप कैलकुलेशन करते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि हाँ कर लेंगे, ये कैलकुलेशन आप जब करोगे खुद तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और वो चीज़ आप खुद सोल्व करना सीख जाओगे कि ये बड़ा चिन्ह है, ये छोटा चिन्ह है, ये सारी चीज़ें आप जब करोगे क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा। तो आप साथ के साथ यहाँ करते रहिए,
ताकि आपके पास में एक साथ बर्डन नहीं पड़े। धीरे 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 आप सीखते चलेंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे कि 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल किया था कि 10 हमने शायद 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका हमने देखी थी। तो उसमें वही अभाज्य संख्याएं आप देखेंगे वैसे ही 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। इस तरीके से आपके पास में 10 अभाज्य संख्या हो गई। इतनी अभाज्य संख्या आपको पता है। अभाज्य संख्या वो जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा। आप चाहे देख लो, ये 17 है, 17 में किसी भी चीज़ का भाग नहीं जाएगा। 17 खुद खतरा है। 13 में आप देख लो, 13 में भी आपको किसी का भाग नहीं जाएगा। 2 3 5 7 11 13 ये वो संख्या है, अभाज्य संख्या है। इनकी माध्यिका आपको निकालनी है। तो वही आपको 10 संख्या है तो 10 + 1/2 यानी कि 5.5वां पद। 5.5वां पद क्या होगा? 4 5 इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का हो गया 12। ये मैंने कर ही दिया। वैसे आपको खुद को करना था ये क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से आपको दोबारा करके देख लेना है। जब 5.5 वो पद निकालेंगे तो ये पाँच पाँच और छठे पद के बीच वाली चीज। नेक्स्ट है बहुलक और माध्य का अंतर बराबर है। ये वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने क्लास की स्टार्टिंग में किया उसी तरीके का क्वेश्चन है। और ये आया है अभी अभी, ये आया जूनियर अकाउंटेंट 2013 में, 2013 में आया है। और बहुलक और माध्य का अंतर हमें बताना है। बहुलक माध्य का अंतर बताना है। वही वापस फॉर्मूला में पता है कि बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 × माध्य। अब बहुलक से माध्य का अंतर बताना है। तो या तो आप एक माध्य को उधर ले जाओ या कुछ भी कर लो, नहीं तो आप, मैं कहता हूँ सीधे सीधे बहुलक में से आप माध्य घटा दो। बहुलक और माध्य का अंतर बोल रहा है तो बहुलक में से एक माध्य और घटा दो। अब मैंने कहा था कि ऐसे घटा नहीं सकते, आपको दोनों तराजू में दोनों तरफ पलड़े बराबर रखने पड़ेंगे। आपने जब इधर 1 किलो का बाट रख दिया तो इधर भी आपको 1 किलो का बाट रखना पड़ेगा। वजन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, वेट। तो ये इधर जब आपने एक तरह से माध्य घटाया तो इधर भी आपको एक माध्य और घटाना पड़ेगा, यानी कि 3 माध्य का -2 माध्य। ये तो हमारे पास पहले से, और हमें एक माध्य और घटाना पड़ेगा। दोनों तरफ हमने बराबर घटा दिया। यहाँ भी एक माध्य घटा दिया, यहाँ भी एक माध्य घटा दिया। क्यों घटाया? क्योंकि हमें पूछ रहा है बहुलक और माध्य का अंतर। तो ये बहुलक और माध्य का अंतर ये तो पूछ रहा है। ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी टर्म बन गई। अब आंसर इसी से आएगा। क्या आएगा? ये नीचे लिखता हूँ मैं इसको। हमारे पास बचा 3 × माध्य का माइनस, यहाँ 2 माध्य और यहाँ 1 माध्य, तीनों माइनस के, तो यानी कि टोटल हो गए 3 माध्य। 3 × माध्य। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि यहाँ पे भी 3 माध्य का, यहाँ पे भी 3 माध्य, दोनों 3 3 से गुणा है, इसलिए 3 को कॉमन लिया जा सकता है। 3 को बाहर निकालेंगे अगर, तो ये लीजिए, ये 3 को हम बाहर निकाल देंगे और ये क्या बचा? 3 × माध्य का माइनस माध्य, और ये आपके आंसर आ गया। ये जब आप इसको करना सीख जाते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये एक पहली स्टेप और ये दूसरी स्टेप, सीधे 2 स्टेप में आपके पास आंसर आ जाता है। और अगर आप इसको करना नहीं पता तो आप इस तरीके से वहाँ पे घूम के रह जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कुछ भी घटवा सकता है, कुछ भी जुड़वा सकता है। फॉर्मूला आपका एक ही काम आ रहा है, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। तो आप जब इस क्वेश्चन को करना सीख जाओगे तो ये कुछ भी किसी भी तरीके से आपके जोड़ तोड़ है, आप उसको देख करके सीधे कर दोगे कि हाँ कि इसमें तो ऐसे ही होगा, इधर माध्य घटाना है, ये जोड़ना है, ये माध्य के इधर उधर लेके आनी है। कुछ भी पूछ ले आप ऑप्शन को देख करके सीधा कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स के किस मान से निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है। ये भी आया है जूनियर अकाउंटेंट 2013 में। एक्स का कौन सा मान? ये एक्स है, यहाँ पे एक्स का क्या मान रखें कि हमारे पास में बहुलक आ जाए 27। बहुलक 27 आए, पहले 27 काउंट करो। 27 कितने? 1 2 3, 3 बार 27 है, लेकिन इसमें जरूर कोई और भी संख्या है जो 3 बार होगी, इसलिए हमारे पास में सीधे सीधे बहुलक नहीं निकल पा रहा। तो वहां पे आप देखो कि 25 26 23 26 24 26 25 25, तो 25 भी 3 बार है, 25 25 25, और 26 भी 3 बार है, 26 26 26, और 27 भी 3 बार है, 27 27 27। तो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए? बहुलक चाहिए 27। बहुलक 27 चाहिए, यानी कि बहुलक सबसे ज्यादा होना चाहिए।
27 सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो 27 सबसे ज़्यादा होने के लिए हमारे पास में 4 बार 27 होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम x का मान क्या रख देंगे, 27। x का मान अगर हम 27 मान लेते हैं, मानते हैं, ये पूछ रहे क्या मानना है, x का क्या मान माने कि उसके आधार पे इसका बहुलक हो जाएगा 27। तो x को अगर हम 27 मानते हैं तो इसका बहुलक 27 ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि 27 4 बार हो जाएगा, फिर ये भी 27 4 बार हो जाएगा, और इसलिए x का मान क्या होगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। ये भी आया है जूनियर अकाउंटेंट, ये 2023, ये जो पेपर अभी फरवरी फरवरी 2024 में ये पेपर हुआ है, फरवरी 2024 का पेपर था। यही क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रश्न आंकड़ों की माध्यिका क्या है। माध्यिका कैसे, वही क्रम से जमाना है और बीच वाली चीज उसकी माध्यिका होगी, आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चले नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है कि यदि डेटा k 2k-1 और ये इस तरीके का माध्य, इनका माध्य मीन 9 है, तो इनकी माध्यिका मीडियन क्या होगी। ठीक है, अब जब इनका माध्य हमें दे रखा है 9 है, तो माध्य 9 है, तो माध्य कैसे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग करेंगे सबसे पहले k। अब आप अब तो नहीं डरते ना आप k से या x से, आपको पता है कि भाई हाँ ये अंग्रेजी बीच बीच में आ जाती है परेशान करने, तो आपको डरना नहीं है। वही k प्लस अगला पद है 2k-1, ये 2k-1 सीधा का सीधा लिख लो जैसा जैसा दिया हुआ है, ये 2k-1। फिर ये अगला पद है 3k+2, ये है 3k+2। फिर उसका अगला पद है 5, 8 और 10, ये 5, फिर अगला पद 8 और ये अगला पद 10। इससे आपको ये पता लग गया पद कितने, ये 1, ये पूरा 2, ये 3 और ये 4 5 6। ठीक है, 6 पद है, तो हम दे देंगे इसमें 6 का भाग, 6 का भाग देंगे, और इसका माध्य में बता रखा है 9, इसका माध्य हमारे पास में है 9। जब माध्य 9 दे रखा है, अब हम वही पहले गणित गणित की चीजें जोड़ेंगे। कैसे कि 10, 18, 20, 25, 25 में से और ये माइनस का 1 यानी कि 24, ऊपर तो हो गया गणित गणित का 24, और के कितने हुए, के हुए 3 के, 2 के और 1 के, यानी कि हो गए 6 बार के, और ये 24 हो गए प्लस के, और बटा में है 6, और इधर गुणा में है 9। जब आपको पता है नीचे वाले को ऊपर गुणा करना है, और इस तरीके से गुणा करके फिर इधर पक्षांतरण करके और इधर निकालना है, लेकिन गुणा करने से पहले मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ भी 6 के और यहाँ पे भी 6 चौक 24, दोनों में 6 का भाग जा सकता है, तो इसलिए हम सीधे सीधे 6 का भाग इसमें दे देंगे। चाहे तो आप अलग अलग भाग दे दो, 6 में 6 का भाग देकर 6 में 6 का भाग 24 में दे करके, या तो इस तरीके से दे लो, या वही इसमें से कॉमन निकाल लो। 6 कॉमन निकाला तो अंदर बचा के प्लस 24 में से 6 निकाला तो 6 चौक 24, यानी कि अंदर क्या बचेगा 4। ये ऐसे बाहर निकलते हैं, अगर आप इनको वापस गुणा करोगे तो वापस वही बन जाएगा 6 के प्लस 6 × 4 24, इस तरीके से, और बटा में आपके 6 बराबर आपके 9। ये इसलिए किया क्योंकि ये 6 यहीं कट जाएगा, गुणा करने का काम ही खत्म। आप गुणा करोगे फिर घटाओगे तो आपके लिए थोड़ी सी एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है k+4 बराबर 9, k+4 बराबर जब 9 आ रहा है, पता है आपको इधर प्लस का 4 है, इधर लेकर के जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, और ये आ गया k का मान 5। ठीक है, k का मान आया हमारे पास 5, k का मान हमारे पास 5 आया है, तो अब हमसे पूछे गए माध्यिका। अगर यहाँ ऑप्शन में 5 होता तो आप जरूर 5 टिक करके आ जाते बिना आगे पढ़े। पूछ रहा है माध्यिका, माध्यिका कैसे कि k का मान हम यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ पे k का मान हो गया 5, यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, ये आपके पास थी 15 और 2 17, और ये आपके पास 5 8 और 10, ये आपको पता ही है। जब आपके पास में ये सब दिए हुए हैं, तो आपको इसकी माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, वो इसको क्रम से जमाना है। कैसे, 5, फिर दोबारा दूसरा 5, ये 5 और ये 5, उसके बाद में 8, फिर आपके 9, फिर आपके 10 और फिर आपके 17। इस तरीके से जब आप इनको क्रम से जमाएंगे और फिर माध्यिका निकालनी है, तो इनके वही n का मान 6, 6 + 1/2 यानी कि 7/2, 3.5वां पद, 3.5वां पद इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच 8 + 9/2 ये हो जाएगा 8.5। 8 और 9 के बीच में 8.5 होता है, इसको तो जोड़ के क्या करना, सीधे पता है 8 और 9 के बीच में 8.5 आएगा। ठीक है, ये आपकी माध्यिका हो गई। और ये क्वेश्चन आया आपके अभी से क्लर्क एलडीसी, क्लर्क ग्रेड सेकंड एलडीसी का जो एग्जाम होता है, एलडीसी 2024 में।
LDC 2024 के एग्जाम में, ये अभी अगस्त में एग्जाम में, अगस्त 2024 में ये क्वेश्चन आया। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन है कि डेटा, ये सब डेटा दिए हुए हैं, इनके माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे। सबसे पहले हमें इसका माध्य निकालना है और फिर उसकी माध्यिका निकालनी है और उन दोनों का अंतर, उन दोनों का अंतर क्या है। ये मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ जोड़ना, गुणा करना, घटाना इस तरीके का बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आपको जोड़ना घटाना तो आता है। इतना तो मैंने पहली क्लास में कहा था कि जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए। तो आप इसमें माध्य और माध्यिका निकाल के उसको घटाएंगे और ये करना ही है। अभी तो आप सोच रहे हो कि हाँ कर लेंगे, ये तो हमें आता है, लेकिन जब आप इसको करोगे तब आपको इसकी प्रॉब्लम पता लगेगी। जब आप भाग दोगे तो आपको पता लगेगा कि पॉइंटों में, ऑप्शन पॉइंटों में, यानी कि भाग पूरा पूरा देने में भी दिक्कत आती है। कई बार भाग देने में भी गलती हो जाती है और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होता। और जब गणित में ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होता तब आप बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को तुक्का तो कभी नहीं लगाएं। गणित में तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। गणित में जो आंसर आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ होता है वो आपके पास एग्जैक्ट आएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को करोगे। और किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी सब्जेक्ट में आप तुक्का लगा लेते हो सोच के आधार, आप पूर्व ज्ञान या सोच के आधार पर कुछ भी चीज उसके बारे में सोचते हो कि यार ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे करके तुक्का लगा सकते हो। पर गणित में आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को देख करके कोई तुक्का नहीं लगा सकते। आपके लिए सारी चीजें बराबर है। जब आप पूरा सोल्व कर लो आपके पास सेम टू सेम आ जाए, जैसे मान लो आपके पास आ जाए 5.75, तो ये आपको आंसर उसमें लगाना है। अगर 5.75 की जगह 5.65 भी आ रहा है, आपको ये नहीं लगा ना कि 5.65 के पास में 75 है। जब आपने कोई गलती की नहीं है, कुछ भी माना नहीं है, आपने सही चीज बिल्कुल फॉर्मूले में रख के की है, तो आपके पास ये आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। आपको नहीं लगता लेकिन आपने गलती की, इसलिए आपके पास ऑप्शन जैसा आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए इसमें बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना, सही सही करना है, तभी जाकर के आपको टिक करके आगे बढ़ना है, नहीं तो छोड़ देना है। दिया गया डेटा है ये, तो इसमें माध्य माइनस बहुलक क्या होगा। माध्य माइनस बहुलक, ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 2024 में ये क्वेश्चन आया है। तो वही आपको माध्य में से बहुलक घटाना है और इस तरीके से आपको वापस वही वैसा वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। अब आपके पास में ये 2-3 क्वेश्चन और है कि एक कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इसके कुल छात्रों 60 का औसत भार की गणना कीजिए। ये वही औसत मान लीजिए या आप औसत के क्वेश्चन मान लीजिए। ये इसी तरीके से आपके पास में वही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या समांतर माध्य से ये क्वेश्चन सारे तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, या नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट क्लास में आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप कमेंट में लिखते हैं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ करवा दूंगा। अब आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब कि आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा, यहाँ आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सब है आपका होमवर्क। जैसे बचपन में हमें होमवर्क मिलता था वैसे ही आपका होमवर्क है। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद में हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमारे पास में माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसके अलावा इन तीनों का संबंध, माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो संबंध बनता है, उस संबंध पे क्वेश्चन हमने देखे। इन तीनों के अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे, इस पे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हमने देखे, और ग्राफिकल निरूपण, ग्राफिकल निरूपण में भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन आ जाता है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, आयत चित्र, दंडारेख, इनके आधार पे आपके पास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। तो इन क्वेश्चंस के आधार पे, इन थ्योरी के आधार पे आपके पास में जो जो थ्योरी बनती है, फॉर्मूले बनते हैं या याद करने योग्य बिंदु, उन सबको मैं एक साथ करके लेकर के आया हूँ। उन सारी चीज़ों को आपको याद करना है दोबारा, एक तरह से आप मान लीजिए आपका रिवीजन है। तो पूरा चैप्टर आपके पास में 10 मिनट में ये पूरा चैप्टर हम करेंगे। 1 मिनट बस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन, जिसमें हमने देखा कि समांतर माध्य, माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। असतत बारंबारता बंटन हो तो उसका माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन, यानी कि संख्या है, कुल संख्या। कुल समांतर माध्य, यदि कुछ संख्या दी हुई है उनका समांतर माध्य हमारे पास में एक्स, और यदि प्रत्येक संख्या को के से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा, के एक्स। ये हमने एक क्वेश्चन किया था कि यदि एन संख्याओं का समांतर माध्य 25 है तो उनको सबको 2 से गुणा कर दिया जाए तो उसका नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 50। आगे देखेंगे एन संख्याओं का योग, एन संख्याओं का योग क्या होता है, एन एन प्लस वन बटा दो, और एन संख्याओं का माध्य क्या होता है, एन प्लस वन बटा दो। ये फॉर्मूला एन प्लस वन बटा दो। फिर हमने इस फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन किए थे, जो खतरनाक दिखने वाले प्रश्न वो इस फॉर्मूले पे और इस फॉर्मूले पे, इसका भी एक क्वेश्चन आपके पास बन जाता है रेंडमली, आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं इनके। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू। और
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, a³ माइनस 3a। इनका यूज आता है उन क्वेश्चंस में जिसमें आपको दिया हुआ है कि a² b² c² की माध्यिका क्या है, या x³ प्लस 1/x³ की माध्यिका क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस में ये काम में आते हैं। आगे चलेंगे। ये फॉर्मूला ये तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc ca। इस तरीके का आपको ये फॉर्मूला थर्ड क्लास में आपको सिर्फ इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए गए थे, तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। फिर उसके बाद में परिसर का मान आपको पता है फर्स्ट क्लास में, मैक्सिमम मान माइनस मिनिमम, अधिकतम मान में से जब मिनिमम घटा देंगे तो ये आपके पास में परिसर हो जाएगा। नीचे हमने आरेख के बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ी। सरल दंड आरेख क्या होता है कि जिसमें चौड़ाई हमेशा समान होती है, वो होता है सरल दंड आलेख। और जिन दंडों के मध्य की दूरी हमेशा, मतलब इसमें सरल दंड आलेख में एक तो चौड़ाई हमेशा समान होती है, ये आपको बता दूं कि इनकी चौड़ाई हमेशा ये फिक्स ही रहेगी, चाहे ये दंड कितना भी ऊंचा चला जाए, कितना भी नीचे हो, ये चौड़ाई हमेशा समान रहेगी। और इनके मध्य दूरी, ये जो इनके बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी भी हमेशा समान रहेगी। ये सरल दंड आलेख की विशेषता होती है। फिर आयत चित्र की विशेषता क्या है, इनकी चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। इनकी चौड़ाई वर्ग अंतराल, जैसे आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, इस तरीके का आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है। तो आपके पास में आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। कैसे कि आयत चित्र में बनाऊंगा, ये आयत चित्र हो गया, इसमें 10 से 20, तो ये आपके मान लो 10 से 20, और उसकी जितनी ऊंचाई होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगी, फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, ठीक है। 10 से 20, फिर 20 से 40, 20 से 40 मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा, ये 20 से 40 हो गया। और ये फिर आया 40 से 80, तो ये मान लो ये हो गया आपके 40 से 80। तो कोई किसी की चौड़ाई कम, किसी की चौड़ाई ज़्यादा, और किसी की चौड़ाई और ज़्यादा, इस तरीके से चौड़ाई कम ज़्यादा होती है। और इसकी सभी की चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है। दूसरी चीज़ है इसमें सभी आयत सटे हुए होते हैं, ये देख लीजिए सभी आयत चिपके हुए होते हैं। आयत सारे चिपके हुए चलते हैं, 10 से 20, 20 से 40, 40 से, इस तरीके से आयत सारे चिपके हुए होते हैं। लेकिन इसमें दरार संभव है। तो वो दरार संभव कैसे, ये भी किसी का कमेंट था जिसको समझ में नहीं आया था कि दरार कैसे संभव है। तो दरार ऐसे संभव है कि ये देख लीजिए यहाँ स्टार्ट ही 10 से हुआ है, 0 से नहीं हुआ। तो हमारे पास ग्राफ 0 से होता है, ये 10, ये 20, ये 40, ये 80। जब इस तरीके से ग्राफ बनाए तो यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आपके पास कोई ग्राफ नहीं है, तो ये दरार संभव है। ये यहाँ से इतनी दूर से शुरू हुआ है, ग्राफ हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इस तरीके से शुरू हुआ है। तो यहाँ जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं है, ये दरार हो गई इसकी, ये खाली स्थान, इसलिए आयत चित्र में दरार संभव है। ये आपको चित्र से वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन आपको सिर्फ इसमें फैक्ट आपको पढ़ने, आपको समझ करके फिर आपको आखिर में याद ही करना है कि आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल के बराबर होती है, सभी आयत सटे हुए होते हैं, इसमें दरार संभव है। और इसकी सहायता से बहुलक ज्ञात किया जाता है, कि आयत चित्र की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जाता है। ये हमने बहुलक में ही पढ़ा था। आगे हम देखेंगे कि ये से कम और से अधिक संचयी बारंबारता का वक्र जहां पर प्रतिच्छेद करे वो बिंदु क्या होता है, माध्यिका। ये भी हमने देखा था। इसमें भी आपको मैंने ग्राफ बना के बताया, लेकिन आपको ग्राफ ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट पता रखना है कि से कम व से अधिक संचयी बारंबारता वक्र जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु होता है माध्यिका। जैसे कि ये मैंने एक और बताया, ये ग्राफ है, तो ये से कम, ये से कम का ग्राफ, और ये से अधिक, तो ये दोनों ग्राफ जहां पर प्रतिच्छेद करे वो बिंदु होगा आपके पास माध्यिका। ये बिंदु होगा आपके पास बीच की चीज माध्यिका, ठीक है। आपको ग्राफ याद नहीं रखना है, इसमें कोई ग्राफ याद रखने का मतलब नहीं। ये जितने भी ग्राफ के क्वेश्चन है इसमें आपको ग्राफ याद नहीं रखना, सिर्फ एक पाई चार्ट है जिसपे ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जितने भी ग्राफ है उसपे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा सीधा यही क्वेश्चन आता है हर बार, कभी आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, जिससे कम से अधिक संचयी बारंबारता वक्र जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु क्या होता है, माध्यिका। इसके आगे हम देखेंगे कुछ और फैक्ट होते हैं जो हमने पढ़े नहीं, लेकिन वो इससे थोड़े अपर लेवल के होते हैं, वो आपके सिलेबस से थोड़ा एक कदम आगे, चीज वो एक कदम आगे की, लेकिन क्या पता अब की बार आरपीएससी थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दे, क्वेश्चन आपके पास में और डेप्थ में जाकर के पूछ ले। तो आपको सिर्फ फैक्ट वाली चीज रटी हुई होनी चाहिए, जिसको आप देख करके आपको समझ में भी नहीं आया तो आप टिक करके आप उसका आंसर कर सकते हो। जैसे कि क्या, कि माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा होता है 0। माध्य, माध्य से हम निकालते हैं विचलन, विचलन आप निकालने के, आपने माध्य विचलन आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम इसका माध्य विचलन निकालते हैं और विचलनों
का बीजीय योग, उन सबको जब हम जोड़ते हैं, जैसे मान लो विचलन के जब कुछ निकलता है उससे जब हम माध्य निकालते हैं तो ऐसे आता है, जैसे -10, -5, 0, 5, 10, इस तरीके के विचलन आते हैं। और इनको जब जोड़ेंगे तो कुछ माइनस की भी संख्या होती है, कुछ प्लस की सेम सेम से संख्या होती है, इनको जब जोड़ते हैं तो ये आखिर में 0 हो जाता है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, इस तरीके की हमारे पास संख्या होती है। जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये पूरा आखिर में हो जाता है 0। तो आपको ये पता नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा 0 होता है। सीधा सीधा फैक्ट पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है या निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जब कथन निष्कर्ष कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, जब कथन में ये 4 क्वेश्चन में ये बन सकता है कि माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा 0 होता है। एक और कथन है कि माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। जब ये विचलन है, इनका जब हम वर्ग करेंगे तो ये माइनस की चीज़ हमेशा प्लस की हो जाएगी। और फिर हम इनको जब जोड़ेंगे, इन सबका स्क्वायर करके इनको जोड़ेंगे, जैसे -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही 36 आता है। माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का ही आता है, और प्लस का भी प्लस ही आता है। तो ये 36, 16, 4, 0, 4, 16, 36, इन सबको जोड़ने पे जो मान आएगा वो यदि माध्यिका से विचलन लिया जाता है या बहुलक से विचलन लिया जाता है, किसी भी और चीज़ से जब विचलन लिया जाता उसकी तुलना में हमेशा योग न्यूनतम होता है। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है कि माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग तो न्यूनतम होता है और केवल योग 0 होता है। केवल जब योग करेंगे तो 0 होगा और विचलनों से वर्गों का योग न्यूनतम होगा। ये स्टेटमेंट है जो आपको सिर्फ याद करने हैं ऐसे कैसे। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय माप समांतर माध्य होता है, क्योंकि समांतर माध्य में सारे मापों का उपयोग आता है। जितने भी आपके पास में आंकड़े दिए हुए हैं उन सारे आंकड़ों को आप जोड़ते हो और उन आंकड़ों की संख्या का आप भाग देते हो, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या जब आप करते हो तो इसलिए उसमें सारे आंकड़े काम आते हैं, इसलिए ये सबसे विश्वसनीय माप होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का यह माप सबसे विश्वसनीय माप होता है, इसलिए कौन सा होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य सबसे विश्वसनीय क्यों होता है, क्यों, इसमें सारे माप उपयोग में आते हैं। किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर उसकी गणना संभव नहीं है। ऑब्वियसली बात यह कि मान लो आपके बता दें कि 5 आंकड़े ये थे, उनका माध्य ये, अगर आपके पास में एक आंकड़ा ही नहीं दिया गया तो उसका आप माध्य कैसे निकालोगे। आपको दे देगी 5 आंकड़े, 5, 4, 6, 8, x और 3, अब इसका समांतर माध्य निकालो तो आप नहीं निकाल सकते। जब तक आपको ये x पता नहीं है तब तक आप समांतर माध्य इसका नहीं निकाल सकते। तो किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर उसकी गणना संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट आपको सीधे के सीधे याद करने। समांतर माध्य का आलेखी निरूपण भी संभव नहीं है, यानी कि समांतर माध्य को आप ग्राफ पे नहीं बना सकते। समांतर माध्य क्या रहा है, इसको आप ग्राफ पे दर्शा नहीं सकते, जबकि माध्यिका को दर्शा सकते हैं। बहुलक को, इनको सबको दर्शाया जा सकता है, लेकिन समांतर माध्य को नहीं दर्शाया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। आलेखी निरूपण मतलब जैसे ग्राफ पेपर पे ग्राफिकल निरूपण चित्र में, इस तरीके से आप समांतर माध्य को नहीं दर्शा सकते। फिर हमने एक कल्पित माध्य का फॉर्मूला पढ़ा था कि ए जो एक कल्पना करके हमने माध्य माना, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये सीधा सीधा आपको या तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस पे आने की संभावना नहीं है, न के बराबर बिल्कुल, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। माध्यिका क्या होती है, n+1/2वां पद। और वर्गीकृत बंटन के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, l+n/2 - c/f × h। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। अब तो मैंने इतनी बार बता दिया, आपको याद हो ही जाना चाहिए। माध्यिका पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका अलग अलग एग्जाम में। ये स्टेटमेंट होता है कि किस पर चरम मानों का प्रभाव पड़ता है या किस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको पता है माध्यिका पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि उसके आंकड़े आप थोड़े बहुत बदल भी दो तो भी उसमें मेन आंसर तो वो होता है जो सबसे बीच में दिया हुआ है। सबसे बीच वाला इसमें मान होता है, वो माध्यिका का चरम मान, उसका मतलब वो उसकी माध्यिका होती है। तो इसलिए चरम मानों को थोड़ा भी छेड़ने से आपको उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आंसर क्या है कि वह कौन सा वो है गणितीय निरूपण है जिसमें आपके पास में चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। और जो कौन सा है जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो है माध्य पर आपके पास में चरम मानों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर माध्यिका की गणना के लिए संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये भी आपको पता है कि माध्यिका के लिए आपको, जैसे आपको बता दें कि शुरू के 2 आंकड़े छोटे, इस चीज से छोटे, और बाकी के आंकड़े आपको दिए हुए, आपको पता है बाकी के 2 छोटे, सिर्फ बीचों बीच का, आपको सिर्फ बीचों बीच का मान चाहिए।
बीचों बीच का मान चाहिए तो आपको संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बीच का मान आपको पता है कि सबसे बीच में ये वाली संख्या आ रही है तो आपके पास वही माध्यिका होगी, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं होती। माध्यिका का आलेखी निरूपण संभव है। माध्यिका को ग्राफ में बनाया जा सकता है, कैसे कि संचयी बारंबारता वक्र बनाया जा सकता है, जिसको तोरण वक्र, एक दूसरा नाम होता है तोरण वक्र, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओजाइव, ओजाइव वक्र, ओजाइव इंग्लिश में ओजाइव। और इसी तरीके से आपके पास हिंदी में भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने तीनों नाम बता दिए, संचयी बारंबारता वक्र, तोरण वक्र और ओजाइव। तो ये माध्यिका का आलेखी निरूपण वाला ग्राफ होता है, ये भी आपको सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में याद रखना है। और ये से कम से अधिक वाला वक्र, वो संचयी बारंबारता का जो आपने देखा था, वो भी वक्र होते हैं। वक्र आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा वक्र है, आपसे पास सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछेगा। फिर वर्गीकृत बंटन के लिए बहुलक, बहुलक का आपको फॉर्मूला पता है कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये बहुलक का फॉर्मूला हुआ। और ये फॉर्मूला आपको आज पता ही है कि आज आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसके आपने बहुत से क्वेश्चन किए हैं आज, तो इसका आपको बहुत अच्छे से पता है। आगे हम आप चलेंगे, ये हमारी क्लास, ये माध्य माध्यिका बहुलक, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा गले की फांस बना हुआ था ये टॉपिक, ये आपके पास में मैथ्स का जो एक पूरा टॉपिक होता है, इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, और ये अब होता है हमारे पास कंप्लीट। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार, आप 3 बार नहीं आए तो आप 2-3 बार करोगे, आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को भी आप कर लेते हो तो आपको और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चंस तो मैंने आज बता दिए। और इसके अलावा जो जो क्लास के बीच में आए, रिपीटेड क्वेश्चन आए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चंस को भी आप कर लेते हो, तो पैटर्न वही आएंगे, उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बस केवल संख्या चेंज होती है। आपको बार बार और एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, होते तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अलग अलग मैटर, क्योंकि सांख्यिकी बीएससी एमएससी लेवल तक आई जाती है, और सबका मैटर अलग होता है। एमएससी में भी आती है, बीएससी में भी आती है, 12th में भी आती है, 11th 12th में। आपको सिर्फ 10th लेवल तक का सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सेकेंडरी लेवल से हमने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया आज, सेकेंडरी लेवल से ऊंची जो आपके पास स्टेटमेंट होते हैं वो तो आपने सेकेंडरी से भी ऊंचे पढ़ लिए। ये जो आज जो स्टेटमेंट पढ़े वो उससे आगे थे, तो आप इसलिए इतना ही पढ़ लोगे, ये आपके लिए सफिशियंट है। इसको आप पढ़ करके फिर आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी क्लासेस। इसके बाद में हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जो कि मंडे को हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जो आपकी होगी 3D को एक हम बिल्कुल अलग तरीके से एक नई शुरुआत धमाकेदार आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। और इसी के साथ में एक और सूचना है, ये तो आपकी मैथ्स चली रही है, जैसे कि आपके पास में जनवरी से आपको साइंस की क्लासेस भी यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने लग जाएगी, तो आप साइंस के लिए भी इसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, जिसका आपको सिर्फ काम काम की चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में आपको जो शॉर्ट मैटर, पूरा मैटर आपको मिल जाएगा, और एक एक चीज़ समझा करके आपके पास में जनवरी से सारी साइंस की क्लासें लगातार आपको इसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। बस आप बने रहिए रजत खंडेलवाल के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रतीक जैन, आपके लिए मैथ्स की कक्षाएं जब इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी, तो ठीक है साथियों, करते रहिए। 2 दिन आपको इस चीज़ का रिवीजन करना है और इसके फॉर्मूले याद करने हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट्स में देखते रहिए, इस चीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे आप इस चीज़ को देखिए, सबकी PDF आपको मिल जाएगी, और बताइए। इसी तरीके से हम यहीं साथ चलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।